अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल अहमद सुहेब पर खुशामदीद कहा जाता है। आज की दोबारा जो मेरी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब अहमद हसन अलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज मेरा ज़हन था कि इनके साथ नाज़रीन हमने पहले भी इनके साथ बहावलपुर की हिस्ट्री की भी एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था। तो उन्होंने एक ज़िक्र किया था कि हम लोग उनकी जो एहलिया थी माई गामा, उनका ज़िक्र करेंगे जो बेसिकली मिंशनाबाद मकलोडगंज से ताल्लुक़ रखती थी, मिंशनाबाद की तहसील जो है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जस्ट उनकी ज़िंदगी के मुतालिक जानना, माई गामा की ज़िंदगी के मुतालिक जानना। तो जनाब आइए जानते हैं जिनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है, अल्लाह का करम है। बस हमारी लास्ट टाइम मुलाकात जब हुआ है तो बहावलपुर की हिस्ट्री का जिक्र था, तो थोड़ा सा जिक्र आ गया था माई गामा का। जी। तो फिर आपने कहा कि चलो इसको आगे एक स्पेशल सीरीज़ के अंदर कंडक्ट करेंगे। नहीं, इंशाअल्लाह तो बस आज मुलाकात का शर्फ हो गया, तो बस अभी स्टार्ट करते हैं जी। बिल्कुल। तो जी बिस्मिल्लाह करें जी। रहमतुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैसे तो कहते हैं कि खातून सिन्फ़ नाज़िक है। अल्लाह ताला ने इस सिन्फ़ नाज़िक को बना के गुलों में रंग भर दिए हैं। सही। मौसमों में जो बहार आई है वो औरतों के वजूद से है। सही बात है। अगर औरत का वजूद ना होता तो आपको मौसम में बहार का पता ना चलता, सही बात। फूलों के अंदर जो खुशबू है उसका पता ना चलता। क्या बात है जी। और जो ख़ास औरत को है इसको बनाया ही अल्लाह पाक ने नज़ाकत के लिए। तो जिस तरह लफ्ज़ आता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो यकीनन हर चीज़ पे कुदरत रखता है। बिल्कुल। वो कादिर व मुतलक है। उसने बग़ैर माँ और बाप के आदम और हव्वा को पैदा किया। उसने बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। ऐसी निशानियाँ बताई जिससे साबित हो सके कि कादिर मुतलक वही है। बिल्कुल जी। तो सिन्फ़ नाज़िक कहलाने वाली औरत माई गामा, जो बुनियादी तौर पे इसी खित्ते के यानी इसी तहसील के गांव मकलोडगंज से उनका ताल्लुक़ था। तो मकलोडगंज थाने के अंदर उनकी अगर आज भी जाके पुराना रिकॉर्ड खोला जाए तो उनके अंदर उन्होंने जो केसेस उनके ऊपर हुए उनकी तफसील मौजूद है। सही। माई गामा बुनियादी तौर पे 3 अफराद पे मुश्तमिल ये एक ग्रोह था, छोटा सा, जिसमें एक गामा ख़ुद थी, एक गामा की छोटी बहन थी, तकरीबन उनकी उम्र 18-19 साल थी, और एक उनके वालिद थे करम खान। तो ये तीनों मिलके इलाके के जो बड़े बड़े लोग होते थे, बड़े बड़े साहूकार, हिंदू और इस किस्म के लोग, उनके यहाँ ये वारदातें करती थी, डाकाज़नी करती थी। तो अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे रखी थी, इतनी जुर्रत दे रखी थी कि वो अकेली तने तनहा 40 आदमियों की वार को रोक के खड़ी होगी। वार कहते हैं कि उस दौर में शोर होता था, बूबू है, बूबू है, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ वारदात हो गई है। तो इस बूबू की आवाज़ के ऊपर जो है, जो बंदा सोया हुआ है, जो बंदा हल चला रहा है, वो अपने हर चीज़ को छोड़ के फौरी तौर पे उसके पास जो भी हथियार उसको मिलेगा, लाठी मिलेगी, कस्सी मिलेगी, कुल्हाड़ी मिलेगी, वो लेके उस आवाज़ की तरफ पलकेगा। इसका मतलब कि मुझे कोई एमरजेंसी हो गई है, SOS हो गया। तो SOS हो गया। तो वो जब वहाँ पे आती 40 आदमी भी इकट्ठे होते तो अपने बाप को कहती कि तू तो मेरी बहन को साथ लेके माल लेके निकल जाओ, मैं इन 40 आदमियों को या इन आदमियों को आने वालों को मैं रोक लेती हूँ। सही। तो वो रोकती थी, और हिम्मत उसमें इतनी थी, अल्लाह पाक ने इतनी उसको हिम्मत दे रखी थी कि जब इधर से यानी इस इलाके में वो वारदात करती थी तो बहावलपुर की रियासत बहावलपुर की फ़ौज उसका पीछा करती थी, तो वो दरिया में जंप करके घोड़ों समेत पार करके वो पंजाब के अंदर चली जाती थी। यानी ये पार का इलाका जो है, ये पाक पता नहीं है वो, ये सारे इलाके काड़ा, दीपालपुर, ये यानी उस वक्त अंग्रेज़ की अमलदारी थी। मतलब ये रियासत जो थी, ये रियासत अलग थी, वो इलाका अलग था। तो वो उन पंजाब के इलाकों में चली जाती थी, और पंजाब के इलाकों में कोई वारदात करती थी, उसके पीछे को पुलिस और आर्मी लगती, तो वो भाग के इस इलाके में आ जाती थी। ये बुनियादी तौर पे जो करमपुरा गांव है,
जहाँ पे वो महल्लात बने जिसमें आज भी अरशाद खान गद्दुका का बेटा जो है अहमद अली खान का पोता वो रिहाइश पजीर है, अभी मुझे उसका नाम तो याद नहीं है। तो ये महल्लात बुनियादी तौर पे नवाब ऑफ बावलपुर ने माई गमा खातून के लिए बनवाए थे। तो नवाब गमा खातून को गिरफ़्तारी के लिए पंजाब ने और रियासत बावलपुर ने मिल के एक जॉइंट फोर्स तश्कील दी, दोनों फ़ौजों की। अगर हम बात करें तो ये किस साल की बात होगी, सिंस कब से, मतलब ये अगर तारीख में इन सालों को मेरा ख्याल है 1800 और कुछ की बात है, अभी मुझे फिक्स याद नहीं है। मतलब 1800 मतलब ये 1900 के नज़दीक की बात करें। जी जी। तो जब इसने एक जॉइंट फोर्स तैयार की गई, उस जॉइंट फोर्स का सरबराह जो है एक आर्मी कैप्टन था जो कि एक अंग्रेज़ था। तो जब वो उस इलाके पे जब उन्होंने गए, इसने ताज़ा एक वारदात की हुई थी, तो उस दौर में अंग्रेज़ ने जो है वो एक खोजी को इनवाइट किया। खोजी होते हैं जो पाँव का खुरा देख के बता देते हैं, डिटेक्टर, कि ये कितने अफराद हैं या किस किस्म के अफराद हैं। उस दौर में उनके पास बहुत नॉलेज होता था और पुलिस भी उनके ऊपर मुकम्मल भरोसा करती थी। आजकल तो और नई नई चीज़ें आ गई, उनको शर्लॉक्स बोला जा रहा है। हाँ जी हाँ। तो डिटेक्टर ने जब पाँव के खुरे देखे तो वो हंस पड़ा उनको देख के। तो वो कैप्टन हैरान हुआ कि आप हंस क्यों रहे हैं। उसने कहा आप जिसको गिरोह कह रहे हैं ये तो दो औरतें हैं और एक मर्द है, और दोनों औरतें कुंवारी हैं, शादीशुदा नहीं हैं। एक औरत की 25 साल उम्र है, एक की 18-19 साल उम्र है, और मर्द जो है तकरीबन 45 साल का है, और उसकी बाईं टांग के ऊपर जो है ज़ख़म का निशान है, ज़ख़म है, जिसकी वजह से वो लंगड़ा के चलता है। तो उस अंग्रेज़ अफसर ने इस जो उसको ये इंफॉर्मेशन मिली, इस इंफॉर्मेशन को उसने अपना हथियार बनाया और उसने माइक के ऊपर सेम यही अनाउंसमेंट की कि हमने आपकी पोजीशन देख ली है, आप दो औरतें, एक मर्द है, मर्द 45 साल का है, एक औरत 24-25 साल की है, एक 18-19 साल की लड़की है। अगर आप लोग अपनी गिरफ़्तारी नहीं देंगे मैं 10 तक गिनती करता हूँ, अगर आपने गिरफ़्तारी ना दी तो मैं शूट का आर्डर दे दूँगा। एक साइकोलॉजी वार किया उसने। जब ये आवाज़ गूंजी तो माई गामा ने अपने बाप और बहन को कहा कि आप लोग दरिया पार करो, मैं पुलिस की तवज्जो अपनी तरफ करती हूँ, मैं अपनी जाके गिरफ़्तारी दे देती हूँ। तो वो औरत, उसने कहा भी फायर नहीं करना, मैं गिरफ़्तारी दे रही हूँ। तो गामा ने अपनी गिरफ़्तारी दे दी। उसका बाप और बहन जो थे वो दरिया क्रॉस करके वो भाग गए। यहाँ मकलोडगंज से लेके शहर फरीद तक, यानी चिश्तियाँ से थोड़ा सा आगे तक, उस औरत को पाँव में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ी और गले में तोक डाल के, जंजीरें डाल के पैदल ले जाया गया, जबकि पुलिस और आर्मी वाले घोड़ों पे थे। जब शहर फरीद में पहुँचे तो वहाँ का एक लखवेरा नवाब था, जिस तरह यानी वहाँ का लैंडलॉर्ड था, उसने कहा ये इतनी बहादुर औरत को तुम लोग ऐसे कैसे ले जा रहे हो। सही। उसने कहा साईं दाढ़ रहे कि यानी साईं से मुराद नवाब साहब, कि हमें नवाब बहावलपुर की तरफ से ये हुक्म है कि इस डिकेट को इसी तरह लाना है, बहावलपुर तक हम इसको ऐसे ही लेके जाएंगे। उसने कहा साईं जाने तो मैं जाना, ये घोड़ी मेरी पकड़ो, इस औरत को घोड़ी पे बिठाओ, ये औरत है, इसका एहतराम करो और इसको घोड़ी पे लेके जाओ। तो वहाँ पे उस लखवेरे नवाब ने उस वक्त जो है अपनी घोड़ी दी और उस घोड़ी पे माई गामा को बिठाया और माई गामा जो है वो आगे चली गई। बाकी आगे एक रवायत मिलती है, उसमें किस हद तक सदाकत है, क्योंकि उसका इतना तारीख़ी सबूत नहीं मिलता। तो उस वक्त ये हासिलपुर के पास एक आगे थोड़ा सा आगे मज़ार है मोहम्मद शाह रंगीला, तो वो उस वक्त ज़िंदा थे, वो बैठे थे। तो उसने गामा को जब देखा तो गामा को मुस्करा के कहा कि गामा तख्ता तो बैठ चली हैं। उसने कहा कौन से तख्त हैं, पाँव में बेड़ी है, हाथों में हथकड़ी है, गले में तोक है और आप मुझे तख्तों पे बिठा रहे। उसने कहा जाओ तो सही, तख्त आगे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये गुफ्तगू किस हद तक हुई, किस हद तक नहीं, ये इसके अंदर कितनी सदाकत है कितनी नहीं, ये हम नहीं कह सकते। किस्सा मुख्तसर के माई गामा सेंट्रल जेल बहावलपुर पहुंच गई।
जब वहाँ पे उनको पहुँचा दिया गया तो स्पेशल नवाब ऑफ बहावलपुर उस औरत को देखने के लिए वहाँ पर सेंट्रल जेल में आए। सेंट्रल जेल में तशरीफ़ लाए, अपनी बग्गी पे, मखसूस बग्गी पे आए। सही। तो नवाब साहब जो ही आए, जो खड़ा हुआ, किसी ने सलाम किया, सलाम सही, और कितनी सजा है तेरी? सही 2 साल वंज ते को माफ़ किया, वही को कट दो बाहर। अच्छा, नवाब साहब वैसे कोई रिवायत मिल रही कि सराइकी ही बोलते थे? सराइकी बोलते थे, प्योर सराइकी। प्योर सराइकी। सही। किसी से पूछना हो तेरी कितनी सज़ा है? अच्छा। सही 12 साल है, चल तेरी 1 साल सज़ा माफ़ कर देती। वो ऐसे सज़ाएँ माफ़ करते कराते, उनका मकसद जो है, उनका टारगेट वो माई गामा के लकब तक था। जब माई गामा के लकब तक के पास पहुँचे तो उस वक्त माई गामा तिलावत कलाम पाक में मशगूल थी। सही। जब नवाब साहब उसके पास पहुँचे, उसने एक नज़र ऐसे उठा के देखा नवाब साहब को, और उसके बाद अपनी तिलावत में मसरूफ़ हो गई। आधा घंटा या पौना घंटा जो उसने तिलावत करनी, या 15 मिनट, भी आप टाइम की तो नहीं पाबंदी लगा सकते। जब वो तिलावत से फारिग हुई, उसने कुरान पाक को जो है वो बंद किया, और उसके बाद उसने उसको ऊपर रखा। तो नवाब साहब को सलाम किया। नवाब साहब ने कहा, गामा, इस चीज़ को हम तुम्हारी गुस्ताखी समझें या तेरी बेअदबी समझें कि तू हमारी इज़्ज़त और एहतराम के लिए खड़ी नहीं हुई, तूने हमें सलाम नहीं किया? जिस पे गामा का ये जवाब ऑन द रिकॉर्ड है कि तू है क्या? एक छोटी सी रियासत का नवाब, मेरे सामने दोनों जहानों का नवाब पड़ा था, मैं उसको छोड़ के क्या तेरे एहतराम के लिए खड़ी हो जाती? कुरान पाक मेरे सामने था। तो उस वक्त नवाब साहब को थोड़ा सा झटका लगा कि इस औरत में कुछ करंट है। तो कुदरती एक वाक़या हुआ, बाज़ लोग इस वाक़े को बयान करते हैं कि उस जेल खम में एक वाक़या ये हुआ कि जो उनका बग्गी का रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर एक दरख्त गिर गया। तो जेलर ने जल्दी से अपने कैदी लगाए 100-150 के, इस दरख्त को जल्दी से हटाओ, क्योंकि नवाब साहब ने वापस जाना है। सही। इधर से नवाब साहब की बग्गी भी उधर आ गई, वो कैदी लगे हुए। और कुदरती ये एक मैं आपको बात कहूँ कि कैदी और फौजी जब किसी काम को करते हैं तो वो फटीक समझ के करते हैं, कभी भी मेहनत समझ के नहीं करते। सही। वो कहते हैं ये फटीक है, अब कल फिर करेंगे, आराम से करो, कोई जोर लगाने की ज़रूरत। यानी जो काम 10 बंदों ने करना होता है वो 100 बंदों से भी नहीं होता। सही बात। क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेफ करना होता है। तो वो कैदी इस तरह ज़ोर लगा रहे थे, तो बाकी कैदी जो है वो लाइन में खड़े थे, गामा भी लाइन में खड़ी थी। गामा ने ऐसे मुखातिब करके नवाब साहब को कहा कि नवाब साहब रियासत भेड़ा पालियाँ हुई नहीं। उसने कहा क्या मतलब? उसने आखिर इतने बंदे लगे हुए हैं, उनसे एक दरख्त जो है वो साइड पे नहीं हो रहा। उसने कहा तू कर लेगी? उसने कहा ये गले का तौक खोल दे और हाथों की हथकड़ी खोल दे, पाँव की बेड़ी बेशक डली रहे, मैं इस दरख्त को साइड पे कर दूंगी अकेली, और अपनी यहाँ भेड़ा नू हटा आए तू। नवाब साहब ने जेलर को कहा कि इनको हटाओ इधर से। उसने हटाए और नवाब साहब ने हुक्म दिया कि इसकी सारी चीज़ें उतार दो। जब उतारी तो वो औरत आई, उस औरत ने उस तने को ऐसे उठाया, उठा के अपने सीने से लगाया और एक साइड पे चल पड़ी, और पूरा दरख्त एक साइड पे ले जाके कहती है इधर से रास्ता गुजर बन गया, अब आप अपनी बग्गी इधर से गुजार लें। सही। तो ये वाक़या सुन के नवाब साहब के दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं इस औरत से शादी कर लूँ। तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारी शादियों के फ़ैसले हमारे बड़े करते हैं, हम लोग नहीं करते। अगर आपने हमारी शादी करनी है तो आप हमारे फैमिली में जाओ, और अपनी किसी अवासी का रिश्ता भी हमारे फैमिली में दो, हम या तो वटा सटा करते, हमारे बड़ों से जाके डील करो, मेरे से नहीं। सही। तो नवाब साहब इधर आए, यहाँ पे फिर डील हुई शादी की। ऑलरेडी उसकी मंगनी भी हुई थी गामा की। गामा के जब मंगेतर से बात हुई, उसने हाथ बांध के कहा कि नवाब साहब अगर वो आपसे शादी करती है तो आप कर ले, मेरा तो जब से उसके साथ नाम वाबस्ता हुआ है मेरी तो फिफड़ी कांपती रहती है, मुझे ना मार दे, मुझे ना मार, मैं बस हर वक्त घबराया रहता हूँ। सही। तो ये तमाम चीज़ें तय हो के नवाब साहब की वो हर तिल अजीज़ बीवी
बनी और नवाब साहब ने शौक़ से उसके साथ शादी कर ली और वो रियासत के अमल दखल में भी उसने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेकिन जितना भी दाऊद पोता फैमिली था, यानी अब्बासी फैमिली, दाऊद पोतों ने इस चीज़ को अपनी तौहीन समझी कि इसका जो बेटा पैदा होगा उसको सारे अख्तियारात मिल जाएंगे, वलियात भी वो बन जाएगा, तो हम अब्बासी तो पीछे रह जाएंगे। हालांकि जो पैदा उससे भी हुआ वो भी अब्बासी ही था, यानी बाप तो उसका अब्बासी था। सही। तो उसका जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था रहीम यार खान। अच्छा। जिसके नाम पे ये रहीम यार खान सिटी की बुनियाद रखी गई। अच्छा, लो जी, ये भी एक नई गामा के बेटे का नाम था। सही। तो बाद में अब्बासियों ने बड़ी साजिश के तहत उस बच्चे को मरवा दिया। जिस जगह वो खेल रहा था उधर एक ब्लास्ट करवाया, उस ब्लास्ट में वो बच्चा मारा गया। तो आप ये देखें कि इतनी जुर्रतमंद, इतनी दलेर, इतनी ताकतवर औरत, लेकिन ममता एक ऐसी चीज़ है, अपने बेटे की जुदाई को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके दुख में हर वक्त रोती रहती थी। और आखिर उसने नवाब साहब को कहा कि नवाब साहब, मैं एक जंगली हरनी हूँ, मेरा महल्लात में क्या काम, मुझे वहीं पे मखलूडगंज में मेरा महल बनवा दो, मैं वहाँ जा के रहूँ। तो ये करमपुरा बस्ती के अंदर फिर वो महल बनना शुरू हुआ। अभी महल बन ही रहा था कि वो बच्चा भी फौत हो गया उसका, रहीम यार खान। पहले ब्लास्ट में बच्चा तो उसका पहले ब्लास्ट में। हाँ, उसके गम में वो भी फौत हो गई जवानी की उम्र में। मतलब अभी अच्छा, यहाँ पे एक गैर मुसद्दकाबाज सराकी सीना दर सीना एक रवायत बयान करती है। इसमें भी कितनी सदाकत है ये अल्लाह बेहतर जानता है कि जब गामा मर गई तो गामा के मरने के बाद नवाब ऑफ बहावलपुर ने मुकम्मल तौर पे दरबार से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, यानी दरबार में नहीं जाता था, फैसलों में नहीं, फैसले उमूर किसी, यानी उसने दरबार में नहीं जाना, फैसलों में नहीं जाना। तो उसके वज़ीर वग़ैरह जो है ये पहुँचे उसके पीरो मुर्शद के पास। उसके पीरो मुर्शद थे ये ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह। तो ख्वाजा साहब को जाके कहा कि आप आएँ और उसको थोड़ी वसीयत करें कि वो थोड़ा दरबार के मामलात में दखल दे। वो खैर तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि भाई आपको अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, इतनी अवाम की आप निगरान हैं, अगर किसी बैरूनी रियासत के नवाब ने ये सूरत हाल देख ली, उसने हमला कर दिया और इस लोगों पे कब्ज़ा कर लिया तो क्या होगा, आप दरबार में जाया करें, हालात देखा करें, फ़ैसले किया करें। उसने कहा कि सही ख्वाजा साहब, मेरे को गामा चाहिए थी, मेरे को कुछ नहीं। उन्हें को गए हुए नहीं वल दे, उन्हें गए हुए नहीं वल दे, वल मैं भी गया, या गामा वाला वे या मैं गया। तो वहीं पे ख्वाजा साहब ने एक लफ्ज़ कहा कि अगर ये बात है तो फिर तुम्हें मेरे से एक वादा करना पड़ेगा कि तू गामा को हाथ नहीं लगाएगा, गामा रोज़ाना तेरे पास आएगी। उसने कहा मैं वादा करता हूँ, अगर गामा आएगी तो मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ। शाम हुई, शाह का वक्त, अचानक नवाब बहावलपुर बैठे थे ऐसे सर झुकाए हुए, आवाज़ आई, साईं खीर घिनो। ओ माई गामा ने उनको दूध का जो है वो गिलास पेश किया। उसने हैरान हो के देखा, दूध पिया। माई गामा सामने बैठ के बातें करती रही। उसने कहा अभी साईं सो जाओ, आपने सुबह दरबार में जाना है, मैं भी अभी चल के सोती हूँ। तो गामा चली गई। ये सिलसिला एक बड़े अरसे तक चलता रहा। अमूर वो अपने साथ फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, सर अंजाम देने शुरू कर दी। सही। फिर एक दिन क्या हुआ कि आखिर वो खामन था, उसने जब वो गिलास दे के हटने लगी तो उसने उसके बाजू को पकड़ के ऐसे जैसे गले लगाते हैं, गले लगाने की कोशिश की। तो आगे गौर से देखा तो उसको दड़ी लगी अपने चेहरे पे। आगे देखा तो ख्वाजा साहब खुद खड़े थे। ख्वाजा साहब ने गुस्से से कहा कि ये तूने क्या किया, तेरा दिल बहलाने के लिए मैं गामा का रूप बदल के आता था, अब मैं ये भी नहीं कर सकूँगा। इस वाक़े में किस हद तक सदाकत है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन सीना दर सीना ये वहाँ के सराइकी अवाम में ये वाक़या मशहूर किया जाता है। तो बरगालमा खातून की फिर मौत होने के बाद किला ड्रावड़ में उनकी कब्र बनाई गई। कब्र बनाई गई और वो वहाँ पे किला ड्रावड़ में दफन है।
मुझे ये शर्फ हासिल है सही। कि मैं माई गामा की कब्र पे गया हूँ, फातह खानी भी की है। अल्लाह पाक उनके ऊपर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। मेरा एक सवाल है आपसे कि सारा कुछ हो गया तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सुना था कि 7 मसाजिद भी बनवाई गई थी शायद। एक मैंने ये भी सुना था कि शादी होने से पहले उनकी एक ये भी शर्त थी कि अब यहाँ पे ना मेरे इलाके में 7 मसाजिद बनाए, जिसके अंदर एक भावलगढ़ में है, एक ये बोतला पतन पे है, 5 का मुझे नहीं लम, जो हूबहू हैं। तो इस बात की कहाँ तक सदाकत है? हो सकता है उनकी क्योंकि मसाजिद तो इस एरिया के अंदर तहसील मिशनाबाद के अंदर 7 बनी हुई हैं, सेम नक्शे के अंदर है, सेम डिज़ाइन, सेम आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, क्योंकि उस दौर में इस इलाके में ख़ास तौर पे ये मिंचनाबाद और ये इलाका दीन से बहुत दूर था। यानी दीन की इतनी यहाँ पे वो कोई नहीं थी। सही। जब मौलाना ग़ुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाते हैं वापस अलीगढ़ से, ना इधर से दारुल उलूम देवबंद से, तो आके उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद में सफाई करके अजान दी तो लोग भाग पड़े कि पता नहीं कौन मौलवी आ गया, उन्हें बांग दे देती है। तो इधर से ये आपका सेठ जो है मिंचनाबाद वाला, जिसका वो मकान है, कौन सा बोदला हाउस का, क्या सुखेरा हाउस जो है, तो वो यहाँ पे अजान तक नहीं होने देता था, यहाँ अलाउ नहीं थी। तो मौलाना ग़ुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह ने ये मदरसे की बुनियाद रखी और आहिस्ता आहिस्ता ये इल्म, और सिर्फ एक मदरसा नहीं, बहुत से मदारस की बुनियाद रखी। सही। जिसकी वजह से बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।